तो ये जो आज का सेकंड चैप्टर जो हम करने वाले हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और रशियन रिवॉल्यूशन, इज आई वुड से वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन। जहाँ पे उसमें स्पेसिफिकली वर्ल्ड वॉर वन वाला है और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दोनों जो वर्ल्ड वॉर्स है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा है इंडियन नहीं, सॉरी, ह्यूमन हिस्ट्री का। देयर इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम इन आवर टेक्स्ट बुक के गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक्स में उन सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज को निकाल कर जितना बोरिंग पार्ट रह गया है वो सारा डाल दिया है। तो वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस बट टू लर्न अबाउट दोस बोरिंग फैक्ट्स। तो हम सिर्फ थोड़े फैक्ट्स देखेंगे जो इस टेक्स्ट बुक से रिलेट करता है, जो हमें इस टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं। हम उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा याद रहता है कि कुछ ऐसी अच्छी सी स्टोरी बताने जैसी है जो मुझे याद आएगी उस टाइम पे, तो मैं वो उस हिसाब से बताता रहूंगा। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। And basically there are four topics which are getting which is we are getting we will be covering in this chapter. The four topics is first of all the colonialism. colonialism क्या होता है और किसने स्टार्ट किया, कहाँ पे से colonialism हुआ। यूरोपियन कंट्रीज थे, उन्होंने कॉलोनीज बनाई, कहाँ बनाई, कैसे बनाई, उसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी है। फिर एक्चुअल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कैसे हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ और वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ। रशियन रिवोल्यूशन वो क्या चीज है, क्या रिवोल्यूशन है, क्या बदलाव आया है। और उसके बाद आखिरी में वर्ल्ड पीस, जहाँ पे लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है। व्हाट इज लीग ऑफ नेशंस और उसके एम क्या थे। तो इस ब्रॉडली आपका पूरा चैप्टर इन चार टॉपिक्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम कॉलोनियलिज्म के बारे में बात करते हैं कि देखते हैं कॉलोनियलिज्म एग्जैक्टली है क्या। आप यहाँ पे एक कार्टून देख पा रहे हो। दैट कार्टून में आपको दिख रहा है दो यूरोपियन नेशंस को दिखाया गया है यहाँ पे। टू बी स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो इट्स मोर ऑफ ब्लू कलर जो है वो फ्रांस के लिए यूज होता है, रेड जो है वो इंग्लैंड के लिए यूज होता है। बट इट इज जस्ट टू सिंबलाइज कि ये यूरोप है और यूरोप के लोग पूरी दुनिया को बांट रहे हैं, काट रहे हैं और अपना अपना हिस्सा अपनी तरफ कर रहे हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड सिंबल और वेरी गुड कार्टून टू एक्सप्रेस टू यू दैट व्हाट कॉलोनियलिज्म कुड मीन। कॉलोनियलिज्म का मतलब हो गया कि पूरी दुनिया इन यूरोपियन हाथों में है और वो अपना अपना हिस्सा बांटकर अपने पास रखना चाहते हैं, जैसे कि दुनिया उनकी खुद की बनाई हो उस प्रकार से। नाउ कॉलोनियलिज्म का जो टॉपिक है कैन अगेन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। कि वेस्टर्न यूरोप में, यहाँ पे जो मैंने फोटोज भी डाल रखे हैं वो भी वेस्टर्न यूरोप के ही है। तो वेस्टर्न यूरोप का पार्ट, वहां पे कॉलोनियलिज्म कैसे हुआ। बाद में एशिया, एशिया में कॉलोनियलिज्म कैसे आया और कौन सी कंट्रीज को कौन सी कंट्री ने कॉलोनीज बनाया, कौन सी यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया में कौन सी कंट्री को कॉलोनी बनाया। वैसे ही अफ्रीका को भी कैसे बनाया उसके बारे में। तो पहले अब चालू करते हैं कॉलोनियलिज्म के अंदर पहला टॉपिक, वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। तो एज यू नो द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 कॉन्टिनेंट्स, उसमें से एक कॉन्टिनेंट है यूरोप। हम उस यूरोप के वेस्टर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। नाउ टू बिगिन विथ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए अबाउट द प्लेसेस दैट आर देयर इन द वेस्टर्न यूरोप। मैं फिलहाल के लिए तो मैं बोल जा रहा हूँ, बट एक होमवर्क दे के जाऊंगा आपको। आपको घर पे जाकर गूगल मैप्स खोलना है, वेस्टर्न यूरोप यानी कि यूरोप वाले यूरोप में जाना है गूगल मैप्स के थ्रू, और यूरोप में वेस्टर्न वाले पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आ रही है वो आपको देखना है। तो इंग्लैंड जहाँ पे होगा, जहाँ पे यूके होगा, उसके आसपास की सारी कंट्रीज को आप देखिएगा। दीज आर द नेम्स ऑफ दोज कंट्री। मैं आपको आज यहाँ पे नाम बता देता हूँ, लेकिन जब तक आप उसको वहां पे फिजिकली नहीं देखोगे ना, तो आपको उनको याद रखने में थोड़ी तकलीफ आएगी। और इस चैप्टर में इन्हीं सारे कंट्रीज के नाम को ही याद रखना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो कंट्री को देखा नहीं होगा, कंट्री का नाम कभी सुने नहीं होंगे, एग्जैक्टली कहाँ लाई करता है वो नहीं पता होगा ना, तो हमें थोड़ी डिफिकल्टी होगी इन रिमेम्बरिंग दीज नेम्स एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी लाइन जो चल रही है वो। तो चलो देखते हैं यूरोपियन कंट्रीज में। अब सबसे पहले हुआ क्या कि कुछ कंट्रीज, वेस्टर्न यूरोप की कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी, और उन्होंने क्या सोचा कि जितनी जगह आसपास में मिलती है उन जगह पे हम जितना हो सके उतना कैप्चर कर ले और उनको हम हमारी कॉलोनी बना दे तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारी कंट्री ज्यादा ग्रो कर पाएगी। तो कॉलोनी का शिकार सबसे पहले खुद यूरोप खुद ही बना।
कैसे? तो जैसे स्पेन के बारे में बात करते हैं। स्पेन ने ऑलमोस्ट अलग-अलग टाइम पे कुछ ना किसी कोई ना कोई जगह पे यूरोप के किसी ना किसी जगह पे उन्होंने राज किया है। जैसे कि कुछ ऐसी कंट्रीज़ आज की जो पहले स्पेन के अंडर आती थी, वैसी कुछ कंट्रीज़ के नाम है बेल्जियम, नेदरलैंड्स, द नेदरलैंड्स, लक्ज़मबर्ग एंड पोर्चुगल। इनमें से कुछ नाम तो हमने चैप्टर 1 में देख ही चुके हैं, आपको पता ही है। स्पेन भी आ चुका है, स्पेन नहीं आया शायद बट द नेदरलैंड्स आ गया है, पोर्चुगल आ चुका था। बेल्जियम और लक्ज़मबर्ग एक 2 नए स्टेट आ रहे हैं, 2 नए नाम आ रहे हैं। लक्ज़मबर्ग जो नाम है ना, वो मैं आपको बोलता हूँ कि प्लीज़ सर्च कीजिएगा, क्योंकि इस देश की एक अजीब-सी ख़ासियत है। ये ख़ासियत आप जब नए मैप पे देखोगे तब समझ में आएगा। एक हिंट दे देता हूँ कि आप जब यूरोप का मैप निकाल के रखोगे ना, तो भी आपको दिखाई नहीं देगा लक्ज़मबर्ग कहाँ है। तो इट इज़ सच अ काइंड ऑफ अ थिंग, है यूरोप में ही, लेकिन देखने में थोड़ी तकलीफ होगी। अब वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्यों तकलीफ होगी, आप वहाँ पे ढूँढिएगा तो समझ में आ जाएगा क्यों तकलीफ होगी। और दूसरी बात, ये शायद यूरोप का, और यूरोप नहीं तो शायद कम से कम एटलीस्ट पूरे दुनिया का तो मतलब दुनिया का भी शायद सबसे ज़्यादा पैसे वाला देश है, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है, एक इंसान पर पर्सन कितनी इनकम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो लक्ज़मबर्ग का नाम टॉप में आता है, या एटलीस्ट टॉप 5 टॉप 10 में तो आता ही है। आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर विद द फैक्ट्स राइट नाउ, बट मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर आज का नहीं पता है, बट डेफिनिटली वो टॉप 20 में, टॉप 10 में तो आ ही जाता है। तो आपको लक्ज़मबर्ग के बारे में सर्च करना। इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू आवर सिलेबस, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। इट मे बी हेल्पफुल टू यू इन सम अदर वे, एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबरिंग द नेम्स। तो स्पेन जो था वो कभी ना कभी इन सारे देशों पे राज करता था। फिर फ्रांस और ऑस्ट्रिया भी एक ऐसे थे जो ज़्यादा मजबूत देश थे, और वो हमेशा कुछ ना कुछ किसी ना किसी पे हमेशा राज करने की ट्राई करते रहते थे। तो उनकी जो लालच थी, उस लालच के हिसाब से फ्रांस ने कभी ना कभी जर्मनी पे राज किया, इटली पे राज किया, हैड अग्रीड टू कंट्रोल द जर्मनी एंड इटली, एंड दिस एक्चुअली वन ऑफ द रीजन हम वर्ल्ड वॉर वन तरफ बढ़ने चालू हो जाएंगे, कि इन्होंने दूसरे लोगों को इतना परेशान किया, स्पेसिफिकली जर्मनी इटली वाले लोगों को इतना परेशान किया, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के लोगों ने, कि वो लोगों के दिमाग में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के प्रति बहुत ही ज्यादा नफरत पैदा हो गई, और शायद यही नफरत जो थी वो वर्ल्ड वॉर वन में दिखाई देती है हमें। तो वर्ल्ड वॉर वन तक पहुंचने का ये एक कदम स्टार्ट हो चुका है, हम एक तरीके से कह सकते हैं। दिस इज नॉट द रीजन, वैसे नहीं कहूंगा कि इसी के कारण वर्ल्ड वॉर वन हुआ, देयर आर वेरियस फैक्टर्स जो हम पढ़ने ही वाले हैं, बट आई वुड से दिस इज समवेयर अ बिगिनिंग, जहां पे हम कुछ एक बीज बो दिया गया है, जिसका पेड़ बनने में अब टाइम है, लेकिन बीज बो दिया गया है, जब पेड़ बन जाएगा तब वो वर्ल्ड वॉर वन हो जाएगा। Now, during the 16th and the 17th century, many of the Western countries, to fulfill that the greed, started establishing colonies in Asia and Africa. तो वेस्टर्न यूरोप के पार्ट में आपको सिर्फ यही कुछ फैक्ट्स है जो याद रखने हैं। तो जब आपसे है ना क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा, राइट अ नोट ऑन कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म के लिए जब नोट लिखनी होगी तो आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। उसमें पहला पार्ट जब वेस्टर्न यूरोप के बारे में लिखोगे तो उसमें स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया, इन 3 लोगों के बारे में बात करोगे। फ्रांस के बारे में लिखोगे कि वो कंट्रीज जैसे बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्जमबर्ग और पोर्चुगल जैसी कंट्रीज पर राज कर चुका था। काफी जगह पे वो हमेशा वो अपने आप को एक्सपांड करने के लिए सोचता रहता था। वैसे ही फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने भी इंग्लैंड, जर्मनी और इटली को हमेशा परेशान करता रहा है इन द हिस्ट्री। फिर सेकेंड पार्ट में आप लिखोगे एशिया में कोलोनियलिज्म किस प्रकार से हुआ। तो एशिया के कोलोनियलिज्म के बारे में बात करते हैं। एशिया में इंग्लैंड एक बहुत ही बड़ा देश था, जिस इंग्लैंड ने बहुत ही बड़ा पार्ट अपनी कॉलोनी बना के रखा हुआ था। उसमें कुछ नाम जो है, जो कंट्रीज के नाम हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड ने कॉलोनीज बनाए एशिया में, वो है इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना। ये बहुत इन इन सारे देशों पे उसने राज किया, अपनी कॉलोनी बना के रख दिया। मतलब बहुत ही बड़े एरिया में वो अपनी कॉलोनी बना के बैठा हुआ है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। वो इन सारी चीज़ों को लूट रहा है, इन सारी जगह को लूट के अपने देश को मजबूत बना रहा है। मैंने चाइना के पास में ब्रैकेट में ओपियम वॉर्स वॉर्स लिखा हुआ है।
व्हाट डू यू मीन बाय ओपीएम वॉर्स? ओपीएम का मतलब होता है ड्रग्स। तो चरस गांजा जो होता है उसको ओपीएम कहते हैं। उससे रिलेटेड कुछ झगड़े हुए थे, किसके बीच में? इंग्लैंड और चाइना के बीच में। अब ये एक स्टोरी है जो थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए। चाइना में किंगडम्स हुआ करते थे, राजा लोग राज करते थे। वहां पे टी का जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही अच्छा होता था। वहां से टी एक्सपोर्ट मतलब बाहर की एक्सपोर्ट की जाती थी बहुत सारी टी। ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी, यानी इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि वो उस टी के ऊपर वो अपनी मोनोपोली बना के मजबूत बना के रखे। ये टी के ऊपर टी और कोई खरीदना मतलब ये चाइना की जो टी है वो सिर्फ वो खरीदे और पूरी दुनिया में वो बांटे, सो दैट उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, क्योंकि वो मोनोपोली हो जाएगी। लेकिन चाइना वाले रेडी नहीं थे। चाइना वाज लाइक सबको देंगे, तुमको अकेले को क्यों दे, तुमने ऐसा क्या किया? तो अब आपको पता तो है ही कि इंग्लैंड वाले जो है ना, वो कुछ सीधी उंगली से घी निकले नहीं तो टेढ़ी करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं लगता उनको। वो दे आर ऑलवेज रेडी टू डू वट एवर मीन्स दे कैन गेट, जो भी मीन्स मिलते हो वो मीन्स को यूज करने को वो रेडी हो जाते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। चाइना के जो यूथ थे उन लोगों को चरस गांजा ड्रग्स के लत लगा दी। कैसे लगाई? फ्री में बांटते थे, ब्लैक मार्केटिंग करते थे वहां पे जाकर चाइना में, और उनको ड्रग्स देते रहते थे। और इसके द्वारा वहां के जो सारे यूथ वगैरह थे वो ड्रग्स के लत में चले गए। जैसे कि आपने उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा उस प्रकार में क्या होता है। नहीं देखिए तो भी इट्स फाइन, बट व्हाट आई वांट टू से इज चाइना को उन्होंने कंट्रोल करने के लिए ये ड्रग्स का व्यापार चालू किया और ड्रग्स बेचना चालू कर दिया मुफ्त में वहां पे। और उसके द्वारा क्या हुआ कि वहां का पूरा ट्रेडिंग सेंटर, वहां के जो ट्रेड और कॉमर्स थे वो बहुत ही वीक होने लग गए चाइना के। और ऐसा टाइम का इसको ये मौका इस्तेमाल करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पे मोनोपोली बनाने की चालू कर दी। तो इस तरीके से चाइना को वीक किया। और दूसरा एक और काम किया, इंडिया में टी प्लांटेशन स्टार्ट कर दिया, ये कहकर कि वही कि हमें टी की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाइना से नहीं मिल रहा है तो इंडिया में ग्रो कर देंगे। तो आज हम हमारे पास जो टी गार्डन्स जो है सारे आसाम में है, दार्जिलिंग में है, मतलब साउथ इंडिया में है। ये सारे के सारे टी गार्डन्स कहाँ से आए? तो ये टी गार्डन्स वर रिजल्ट ऑफ East India Company wanting to have a monopoly over the trade of tea। वहां से ये सारी चीजें आती है। तो आज हमारे पहले टी इंडिया में नहीं उगता था, आज हमारा नेशनल ड्रिंक बन चुका है। हम हमेशा से चाय पीते रहे, मतलब चाय के बिना तो हम दिन की शुरुआत नहीं कर पाते, सोच नहीं पाते। लेकिन चाय जो है वो इंडिया की इजाद नहीं है, इट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, इट इज फ्रॉम चाइना, एंड दैट टू बिकॉज इंग्लैंड ने यहाँ पे चाय का प्लांटेशन स्टार्ट किया, इसलिए इंडिया में चाय का चलन इतना ज्यादा बढ़ पाया। वरना चाय इतनी ज्यादा नहीं पी जाती थी इंडिया में कभी कभी। मतलब जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन, ये सोच के भी कैसा अजीब सा लगता है, या फिर ये सोच के भी थोड़ा दिमाग में एक सरप्राइज तो आता है ना, कि आज से सिर्फ 300 साल पहले की बात करें तो बिफोर 300 ईयर्स अगो इंडिया वॉज नॉट अ काइंड ऑफ अ कंट्री दैट वी आर सीइंग राइट नाउ, कि रोज सुबह उठ के चाय पिए, वैसी कंट्री थी ही नहीं। आज आपके मम्मी आपके पापा है या फिर किसी कोई जो चाय पीने वाले हैं उनको देखो, तो आज सुबह को वो बिना चाय के तो वो उठ के आगे काम भी नहीं बढ़ पाता है उनका। आज ऐसी हालत हो गई है। 300 साल पहले तो चाय का नाम भी नहीं था पूरे इंडिया में, या था तो बहुत ही कम जगह पे चाय पी जाती थी। तो ये पूरा का पूरा नक्शा बदल गया, पूरा का पूरा आदत बदल गई हमारी सिर्फ पिछले 300 सालों में, एंड दैट टू बिकॉज ऑफ सम फॉरेनर कंट्री, सम फॉरेन कंट्री। So see, this is how the history helps us in understanding what is there today. That is why history is necessary for in a school classes. देखिए हिस्ट्री को पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के प्रेजेंट को हम लिंक कर पाते हैं, हम जान पाते हैं कि आज हम ऐसे क्यों हैं, और ऐसे क्यों है अगर वो जान पाते हैं तो हम आगे कैसे बढ़ना है वो हमें समझ में आता है। जो गलतियां हमने पहले कर दी थी दोहराए वो ना दोहराए। तो ये सारी चीजें हमें अब इसके आगे क्या है? तो चाइना बेसिकली इस तरीके से इंग्लैंड चाइना को इतना वीक कर देता है। तो उसके बाद होता ये है कि चाइना को ऊपर आफ्टर ओपियम वॉर सब लोग पूरी दुनिया के अलग अलग देश उसके ऊपर राज करने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि जापान है, रशिया है, जर्मनी है, यूएसए है। एवरीवन नाउ वांटेड द सम और द अदर पार्ट ऑफ द चाइना अंडर देयर कंट्रोल। और इसलिए चाइना बहुत ही ज्यादा डिवाइड हो जाता है, एक संगठित देश की तरह नहीं रह पाता है, क्योंकि सारे के सारे
दुनिया भर के विश्व के बहुत सारे अलग अलग देश चाइना में आकर अपना पार्ट लेना चाहते हैं, सब चाइना को कैप्चर करना चाहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अच्छा है, जो प्लांटेशन है, टी प्लांटेशन अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं, और वहाँ से सिल्क जो होता है वो बहुत ही कीमती सिल्क है जो वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और बहुत सारी दूसरी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जो चाइना के पास वहाँ पे थी, उस टाइम पे थी, जो या फिर इतने प्रोडक्ट्स थे जो चाइना बेच पाता था, और वही सबको चाहिए था। फिर जब हमें मिडल ईस्ट कंट्रीज में, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज क्या होती है, तो यहाँ पे मैंने फोटो दे रखा है। ईरान, इराक, टर्की, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सारी जो एरिया है उसको हम मिडल ईस्ट बोलते हैं। जब मिडल ईस्ट की कंट्रीज में ऑयल के बारे में पता चला, तो दुनिया भर के लोग वहां पे अपना हिस्सा लेने वहां पहुंच गए। तो कौन कौन सी कंट्रीज थी जो वहां पे हिस्सा लेने पहुंच गए, तो उनके फ्लैग्स मैंने यहाँ दे रखे हैं। मैं नाम बता देता हूँ, लेकिन कौन सा फ्लैग किसका है वो आपको बताना होगा। मतलब आपको खुद ही सर्च करके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये फ्लैग किसका था। तो यहाँ पे 4 फ्लैग है, चारों फ्लैग के नाम बता देता हूँ। एक इंग्लैंड का फ्लैग है, दूसरा जो है वो रशिया का फ्लैग है, एक यूएसए का फ्लैग है, और एक जर्मनी का फ्लैग है। इसमें से आपको एक फ्लैग यूएसए का तो पता चल ही रहा होगा कि वो बॉटम राइट कॉर्नर में जो है वो यूएसए का है। बाकी के 3 फ्लैग इज अ क्वेश्चन फॉर यू। खुद समझो। આ છે શું? વ્હાઈટ બ્લુ ને યસ રેડ મિસ રશિયા વ્હાઇટ, બ્લુ, રેડ એ રશિયાનું છે એમ? હા યસ યુ આર કરેક્ટ. ધેટ્સ રશિયા. વેરી ગુડ. બાકી બધા જર્મની और इंग्लैंड. સર જર્મની આ વાળું બ્લેક રેડ અને યેલો અને ઇંગ્લેન્ડ તો ખબર જ છે બધાને બધાને નથી ખબર, પણ હા આ इंग्लैंड करेक्ट है। चलो, ये इंग्लैंड, ये जर्मनी, ये रशिया और ये यूएसए। तो इस प्रकार से ये 4 देश के नाम दिए रखे। वैसे और भी दूसरे 1-2 देश भी थे वो जो यहाँ पे मिडल ईस्ट में अपना हिस्सा बांटने के लिए आ गए थे। देखो, जहाँ जहाँ पे है ना पैसा होता है ना, लोग लोमड़ी वहां पे घुसती रहती है, वहां पे लोमड़ी हाथ मारने आई जाती है। तो ये सारे यूरोपियन नेशंस कुछ इसी प्रकार के हैं। यहाँ पे यूएसए इज एक्सेप्शन के वो यूरोपियन नहीं है, लेकिन वो काम तो यूरोपियन जैसे ही करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली खून तो यूरोप का ही है वहां पे। तो इस प्रकार से यूरोपियन नेशंस मिडल ईस्ट में भी अपना हिस्सा लेने के लिए आ गए। क्या करते हैं वो लोग, जहाँ पे ऑयल मिलती है वहां वहां पे वो लोग अपनी कंपनीज को भेजकर वो ऑयल की सारी खदानें, ऑयल के वेल्स को खरीद लेते हैं, और धीरे धीरे करके वो पूरे लैंड को अपने कैप्चर, अपने अंदर ले लेते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कॉलोनीज एशिया में स्थापित हुई। किसकी कॉलोनी स्थापित हुई? यूरोपियन नेशंस की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा, और अफ्रीका के बारे में बात करेंगे। अब अफ्रीका का जो है ना, वो थोड़ा सा केस अजीब सा है। अजीब सा इन द सेंस कि थोड़ा पेचीदा सा है, मेरे कहने का अर्थ है। तो थोड़ा समझने में तकलीफ हो सकती है। तो हम सिर्फ, मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक में दे रखा है वहां पे सिर्फ आपको नाम ही याद करना है। तो मैंने उन टेक्स्ट बुक में से उन नामों को छांट कर इस तरीके से रख दिया है कि ताकि याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। बाकी लिखा तो ऐसा ही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा टेक्स्ट बुक में अलग है। मैंने सिर्फ मेन फैक्ट्स जो है वो निकाल कर निचोड़ कर आपके सामने रख दिए है, सो दैट आपको समझने में और इसको याद रखने में तकलीफ ना हो। तो अफ्रीका की कॉलोनियलिज्म में जो मेन रोल प्ले कर रहे हैं वो कुछ ये 6 नेशन है। ठीक है, जिसको वैसे मैं ये कार्टून से डिस्क्राइब करता हूँ। दैट कार्टून इज ऑफ द स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका 1880 से 1914। स्क्रैम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना। तो अफ्रीका के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। किन लोगों ने किए? तो आप यहाँ पे बहुत ही सही से दिखा रखा है। एक अफ्रीका है, सब जगह से सब लोग खींच रहे हैं। एक जगह से जर्मनी खींच रहा है, यहाँ से ब्रिटेन खींच रहा है, यहाँ बेल्जियम, वहाँ फ्रांस, वहाँ स्पेन, और पोर्चुगल है, इटली है। नो वन वांट्स टू बी लेफ्ट आउट। सबको अफ्रीका का थोड़ा थोड़ा हिस्सा चाहिए। थोड़ा थोड़ा नहीं, हो सके उतना बड़ा से बड़ा हिस्सा चाहिए। तो वो स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका क्या है और क्या हुआ है, तो देखते हैं। तो डच लोगों ने साउथ अफ्रीका के ऊपर सबसे पहले उन्होंने अपना राज्य जमाया। फिर बेल्जियम आया, उन्होंने कॉन्गो पे राज्य जमाया। फिर इंग्लैंड आया, इंग्लैंड ने केप, केप कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका का सदर्न टिप है। तो सदर्न टिप ऑफ द साउथ अफ्रीका वाज अंडर इंग्लैंड। फिर इजिप्ट में गए, फिर साउथ और ईस्ट अफ्रीका में गए हैं। साउथ अफ्रीका मतलब यहाँ पे साउथ अफ्रीका नाम का देश के बारे में बात नहीं हो रही है, सदर्न अफ्रीका ऐसा कह सकते हो। तो सदर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका में इंग्लैंड ने अपना राज्य बनाया।
फिर अगर फ्रांस के बारे में बात की जाए तो फ्रांस ने अल्जीरिया, टूनिशिया, मोरक्को और वेस्ट अफ्रीका में उनके और अपना राज्य जमाने की ट्राई की। जर्मनी ने ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में, प्रोविंसेस में सॉरी इटली ने रेड सी के आसपास वाले एरियाज को उन्होंने कैप्चर करने की ट्राई की। तो इस प्रकार से सारी जगह पे अलग अलग लोग देशों ने अलग अलग कैप्चर करने की ट्राई की। तो मैंने यहाँ पे सारे नाम को एक जगह पे निचोड़ के रख दिया है। यू कैन रीड इट आउट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक और डाइजेस्ट वेर एवर यू वॉन्ट। आप जो भी यूज करते हो वहां से आप उसको पढ़ के एक बार कर सकते हो याद। ठीक है। यस मैत्री, यू आर करेक्ट। केप इज केप ऑफ गुड होप। इट्स करेक्ट। ठीक है। बेल्जियम जो है, बेल्जियम का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था किंग लियोपोल्ड टू। तो वो ही था जिसने कॉन्गो के ऊपर राज्य बनाया। उसने कॉन्गो को अपनी कॉलोनी बना दिया। ठीक है। बाकी तो इसके अलावा आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग आई नीड टू टेल यू एनीथिंग अबाउट द अफ्रीका। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द नेम्स इन दिस चैप्टर। यू जस्ट रिमेंबर द कंट्री एंड विच पार्ट ऑफ द अफ्रीका दे कॉलोनाइज्ड। इतना पार्ट याद रखिएगा। और ये जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, इसी के लिए 1884 कॉन्फ्रेंस होती है। क्या होती है? बर्लिन कॉन्फ्रेंस होती है 1884 में। एट द एंड ऑफ दिस बर्लिन कॉन्फ्रेंस क्या किया जाता है? इस बर्लिन कॉन्फ्रेंस के एंड में डिसाइड किया जाता है कि अफ्रीका को किस तरीके से बांटा जाएगा, किसको कितना मिलेगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ फन फैक्ट बता देता हूँ। आप अफ्रीका का मैप भी देखिएगा और ये जो सारे नाम यहाँ पे बताए हैं उन नामों को भी देखिएगा। इसमें अब आपको क्या नहीं मिलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये साउथ और ईस्ट अफ्रीका नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो बताया है इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ कंट्री, इट्स जस्ट अ प्लेस के सदर्न अफ्रीका एंड ईस्टर्न अफ्रीका के कुछ देशों में इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज बनाई है। वैसे ही आपको ये वेस्ट अफ्रीका नाम का कुछ देश नहीं मिलेगा। तो डोंट सर्च फॉर सच नेम्स। What you need to search is, you need to search for South Africa, you need to search for Congo, you search for Algeria, Tunisia, Morocco, you search for this Red Sea, और रेड सी के आसपास वाली कौन कौन सी कंट्रीज थे उनको देखिएगा। रेड सी कहाँ पे आता है उसको देखिएगा। क्या अफ्रीका के पास में है रेड सी या नहीं है? अगर रेड सी है तो और कौन कौन सी सीज है जो अफ्रीका के आसपास में आती है? तो आपको ये एक मैंने होमवर्क दिया, ऐसा समझिए। दिस इज अ वेरी गुड होमवर्क। एक तो फुल ऑन टाइम पास वाला होमवर्क है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होमवर्क है। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। इफ यू डू सच काइंड ऑफ एक्सरसाइज while लर्निंग एसएस, while लर्निंग हिस्ट्री एंड while लर्निंग जियोग्राफी, आपको लर्निंग बहुत आसान हो जाता है। तो आप इन नाम को सर्च कीजिएगा। और हाँ, द इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट आई वाज टेलिंग यू, अब जब अफ्रीका देखो ना, अफ्रीका की कंट्रीज की बॉर्डर्स देखिएगा। बॉर्डर लाइन जो है ना वो देखिएगा। और एक बार एशिया की कंट्री, एशिया को निकालेगा और एशिया की कंट्रीज की बॉर्डर देखिएगा। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर देख लीजिए, या फिर चाइना, इराक, ईरान और उन सब के बीच की बॉर्डर्स देख लीजिए। तो एशियन कंट्रीज की बॉर्डर देखिए और अफ्रीकन कंट्रीज की बॉर्डर देखिए, एंड व्हाट इज द डिफरेंस दैट यू फाइंड इन दिस टू टाइप ऑफ बाउंड्रीज, उसके बारे में आप मुझे बताइएगा। ठीक है। तो कंट्री की बॉर्डर देखनी है, बाउंड्रीज देखनी है, और अफ्रीका की और इंडिया की कंट्रीज की बाउंड्रीज के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको मुझे बताना है कल। तो कल के लिए आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं।